कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन ने हार्ट साउंड, गैलोप, हार्ट मर्मर्स ये सब पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल पर मिनट। मतलब अपन ने कहा था कि भाई ऐसे नोट जो इम्पल्सिस भेजती है उससे हार्ट ना 60 to 100 बीट पर मिनट काम करता है। और एबी नोट भेजती है उससे 40 to 60 और परकिंजे 5 से 20 to 60। अब जो नॉर्मल अपनी हार्ट बीट होती है वो 72 बीट होती है। अपन मानते हैं नॉर्मल हार्ट बीट अपनी 72 बीट मानते हैं, जो पल्स अपन जिसको कहते हैं। तो हार्ट जो 1 मिनट में जितना पंप कर रहा है ना, वो कहलाएगा कार्डिक आउटपुट। ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है? वो 5 लीटर होता है। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट किससे निकालेंगे अपन? तो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट में पहले अपन ने देख लिया कि कार्डिक आउटपुट उसको कहेंगे जिसमें हार्ट 1 मिनट में जितना करेगा पंप ब्लड, वो कहलाएगा कार्डिक आउटपुट। जैसे 1 मिनट में होती है 72 मिनट सेकेंड। ठीक है। तो 1 मिनट में 72 हो गई, तो एवरेज अपनी 72 पल्स हो गई। तो 72 पल्स 1 मिनट के अंदर होती है अपनी। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड में 72 पल्स होती है। तो उसमें अपन ने कार्डिक आउटपुट आया 5 लीटर। अब ये कैसे निकालेंगे? कार्डिक आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट तो अपन लोगों को पता है कि हार्ट रेट अपन ने 72 माना है। नॉर्मल हार्ट रेट अपन ने अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द वेंट्रिकल्स पर बीट। मतलब एक बीट के अंदर जितना ब्लड बाहर आता है उसको कहते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर आता है, मतलब 72 बीट में, उसको कहते हैं अपन कार्डिक आउटपुट। और एक बीट में, ठीक है, जितना आता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हार्ट रेट को अपन स्ट्रोक वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। जैसे हार्ट रेट 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो 72 को 70 से गुणा करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आ जाएगा 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या हो गया? कार्डिक आउटपुट हो गया। ये कार्डिक आउटपुट होता है 5 लीटर। ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? ब्लड ऑफ द इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल पर मिनट, और नॉर्मल होता है 5 लीटर। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ए ब्लड ऑफ द ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इन पर बीट, इट्स कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद आते हैं अपन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है? प्रीलोड प्रीलोड इज द एंड डायस्टोलिक प्रीलोड इज द एंड डायस्टोलिक volume that stress the right and left ventricle of the heart. It is greater dimension under the variable physiological dimension. मतलब जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी जो ब्लड पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी हार्ट के अंदर ब्लड है, वो क्या होगा? हार्ट की वॉल को स्ट्रेच करेगा। तो वो जो हार्ट की वॉल को स्ट्रेच करेगा, वो जो प्रेशर लगेगा, वो क्या है? हार्ट का प्री लोड है। जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी ब्लड पड़ा है, हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है, और हार्ट के अंदर ब्लड तो होगा ही ना रिलैक्स पोजीशन में। जैसे एक पाइप होती है, उस पाइप से अपन ने टूटी बंद कर दी, तो उसके बाद में पाइप में पानी तो रहता ही है। वैसे ही हार्ट अगर पंप नहीं कर रहा है तो हार्ट के अंदर ब्लड तो है ही। तो जब ब्लड हार्ट के अंदर है रिलैक्स पोजीशन में, वो जो हार्ट की वॉल को स्ट्रेच करेगा, वो क्या होगा? प्री लोड द हार्ट। आफ्टर लोड क्या होगा? आफ्टर लोड इज द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट वर्क टू इजेक्ट द ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोलिक। जब हार्ट सिस्टोलिक करेगा, प्रेशर करेगा, इजेक्ट करेगा ब्लड को बाहर, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, उस वक्त जो इजेक्ट में प्रेशर लगाएगा हार्ट, उसके अगेंस्ट जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा आफ्टर लोड। वो क्या होगा? हार्ट का आफ्टर लोड। तो जो ब्लड वॉल्यूम अंदर पड़ा है उसको बाहर फेंकने के लिए हार्ट को प्रेशर लगाना होगा। तो जब हार्ट प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगा के हार्ट को ब्लड को भेजेगा अरोटा में, तो वो जो ब्लड कहलाएगा, वो ब्लड होगा अपना, वो जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा आफ्टर लोड। तो प्री लोड क्या है? जो हार्ट के अंदर ब्लड ऑलरेडी है वो प्रेशर लगा रहा है, वो प्री लोड है। आफ्टर लोड क्या है? प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट वर्क। हार्ट जब काम करता है टू इजेक्ट द ब्लड, ब्लड को इजेक्ट करने में उसके अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है वो होता है आफ्टर लोड। उसके बाद में इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन अपन नॉर्मल मानते हैं कि 50 to 60% हार्ट कितना काम कर रहा है, उससे रिलेटेड अपन इजेक्शन फ्रैक्शन मानते हैं। ये होता है कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट और प्री लोड और आफ्टर लोड। उसके बाद में आते हैं कार्डिक रिजर्वायर। कार्डिक रिजर्वायर क्या होता है? ए डिफरेंस बिटवीन द कार्डिक एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग रेस्ट। कार्डिक हार्ट जब एक्टिविटी करता है वो, और जब हार्ट रेस्ट करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कहलाता है कार्डिक रिजर्वायर।
नॉर्मल वो 25 से 30 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक रिजर्वायर। के बाद आते हैं सीयूपी। सीयूपी क्या होता है? जो पेशेंट को अपन जो सेंट्रल लाइन डालते हैं उसको अपन सीयूपी कहते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर। सीयूपी प्रेशर इन द सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम का प्रेशर होता है ये। जुगुलार भी डालते हैं और सबक्लेवियल भी डालते हैं सीयूपी लाइन। तो जो जुगुलार सेंट्रल लाइन डालते हैं अपन, उस सेंट्रल लाइन का मकसद क्या होता है, उसका एम क्या है, ये किस लिए डालते हैं? जैसे वाटर लेवल कैसा है पेशेंट का, फ्लूइड लेवल क्या है पेशेंट का, जैसे पेशेंट की बड़ी सर्जरी हुई है तो उसका फ्लूइड लेवल कम तो नहीं हो गया सर्जरी में ब्लड लॉस होने की वजह से, तो उसको अपने देखने के लिए अपन सीयूपी प्रेशर देखते हैं। तो सीयूपी प्रेशर क्या है? वो राइट एट्रियम का प्रेशर है सीयूपी प्रेशर। नॉर्मल 3 to 8 mmHg होता है नॉर्मल। और CmH2 में नॉर्मल होता है वो 4 to 12 CmH2। तो सीयूपी 3 to 8 mmHg में होता है और 4 to 12 CmH2 में सीयूपी होता है। उसके बाद में सीयूपी डालते हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी? तो सीयूपी इंसर्शन पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन में डालेंगे और स्लाइटली स्टैंडिंग बर्न पोजीशन होगी। स्टैंडिंग बर्न क्या होती है? जैसे ऐसे सुपाइन है सीधी, तो हेड को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, पैरों को ऊपर रखेंगे, तो थोड़ा सा हेड डाउन करेंगे, तो वो स्टैंडिंग बर्न पोजीशन होगी। सीईपी मॉनिटर कैसे करेंगे? मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। पहले तो क्या होता था, सीयूपी को मॉनिटर करने के लिए पहले एक बैग लगा रहता था पेड़ बेड पे नीचे, ठीक है। और पेशेंट कोई सी भी पोजीशन में होता था तो सीयूपी उसको पेशेंट को फाउलर पोजीशन में कर देते थे और सीयूपी देख लेते थे। आजकल क्या है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहे ना तो भी अपन उसका सीयूपी देख सकते हैं। कैसे? वो जो ट्रांसमीटर आता है सीयूपी वाला, वो पेशेंट के हाथ में यहाँ पे बांध देते हैं, ठीक है। और बांधने के बाद में वो ट्रांसमीटर मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें मॉनिटर में सीयूपी आ जाता है। उसको जो बांधते हैं उसको अपन बोलते हैं, जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फ्लेबो असिस्ट पॉइंट। फ्लेबो असिस्ट पॉइंट। तो ड्यूरिंग सीयूपी मॉनिटर नॉर्मल द फ्लूइड लेवल एट द फ्लेबो असिस्ट पॉइंट। फ्लूइड लेवल कितना होना चाहिए? फ्लेबो असिस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। ड्यूरिंग सीयूपी मॉनिटर इफ एयर एम्बोलिज्म अकर, प्लेस द क्लाइंट द लेफ्ट लेटरल एंड टेंडिंग बर्न पोजिशन। अब सीयूपी अपन डालते हैं तो रिस्क क्या है? एयर अंदर जा सकती है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट, अगर ऐसा लगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग गया, रेस्पिरेटरी इशू होने लग गया, एयर एम्बोलिज्म आ गया, तो उस कंडीशन में उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या होगा, पेशेंट को टेलिंग मन या फिर बाद में लेटरल पोजीशन उसको देनी होगी। ड्यूरिंग सीयूपी मॉनिटर द फ्लूइड लेवल शुड बी एट द फ्लेबो असिस्ट पॉइंट। फ्लेबो असिस्ट पॉइंट कहाँ होगा? हार्ट और एक्जिला, ये जो हार्ट है अपना ये और ये एक्जिला, इसके बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है फ्लेबो असिस्ट पॉइंट। तो वो फ्लेबो असिस्ट पॉइंट पर अपन इसको सीयूपी को मॉनिटर करते हैं। ये होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर। सीयूपी राइट वेंट्रिकुलर राइट एट्रियम का प्रेशर होता है नॉर्मल 3 to 8 mmHg होता है और 4 to 12 CmH2 होता है। किस पोजीशन में सीयूपी लाइन डालते हैं? सुपाइन में और स्लाइटली टेंडिंग बर्न में डालते हैं। सीयूपी मॉनिटर कैसे करते हैं? हाई फाउलर पोजीशन में मेंटेन कर मॉनिटर करते हैं और फ्लेबो असिस्ट पॉइंट पर सीयूपी देखते हैं अपन। उसके बाद आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी अपन नॉर्मल मानते हैं 120, डायस्टोलिक बीपी मानते हैं अपन 80। तो 120 एस्पेक्ट माइनस माइनस कर दे 120 से 80, तो आ जाएगा 40। तो 40 क्या होगा? पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर इज डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद आता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या होता है? ए डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स। देखो एपिकल पल्स हमेशा हार्ट के पास होती है, जो हार्ट के पास वाली पल्स है उसको अपन एपिकल पल्स कहते हैं। पेरिफेरल पल्स है जो अपन दूर की पल्स है, जैसे ब्रेकियल, रेडियल, पेडल, फिमोरल, ये सब जो दूर की पल्स है हार्ट से, वो पेरिफेरल पल्स कहलाती है। तो जो हार्ट के पास होगी ऑब्वियसली उसका प्रेशर ज्यादा ही होगा, हाँ उसकी बीट ज्यादा ही होगी। तो एपिकल पल्स इज हायर देन द पेरिफेरल पल्स, डिस्टल पल्स। ऑलवेज एपिकल पल्स इज हायर देन द पेरिफेरल पल्स। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एपिकल और पेरिफेरल्स के बीच में, वो कहलाता है पल्स डेफिसिट। तो ये भी प्रो मैट्रिक में आया क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्स पल्स डेफिसिट? तो पल्स डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स। उसके बाद आता है पल्सेस पैराडॉक्सिस। पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या होता है? इट इज द abnormal large decrease in the stroke volume systolic BP less than 10 mmHg। पेशेंट का लार्ज वॉल्यूम पल्स वेव एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, जब सांस लेता है उस दौरान, इंस्पायरेशन के दौरान अचानक से पेशेंट का बीपी 10 mmHg या कार्डियक आउटपुट थोड़ा कम हो जाए, सिस्टोलिक बीपी 10 mmHg कम हो जाए, तो वो कहलाता है पल्सेस पैराडॉक्सिस। ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस में ऐसा होता है। उसके बाद आता है कार्डिक टेम्पोनेंट। कार्डिक टेम्पोनेंट अपन ने पढ़ा था कि भाई 10 to 30 ml
प्लूरल फ्लूइड होता है हार्ट के अंदर, हार्ट की लेयर पे, तो वो जो प्लूरल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाए, 10 to 30 से ज्यादा हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेंट। इंक्रीज द फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिफेरल स्पेस, पेरिफेरल स्पेस में फ्लूइड का ज्यादा कलेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, कार्डिक टेम्पोनेंट कहलाता है। कार्डिक टेम्पोनेंट के मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं उनको अपन कहते हैं बक्ट्रेट नाम से, BECKS, बक्ट्रेट, TRIAD, बक्ट्रेट। बक्ट्रेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हाइपोटेंशन पेशेंट को होगी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगी, जीवीडी, मफिड हार्ट साउंड होगी, हार्ट की साउंड कैसी होगी, मफिड हार्ट साउंड होगी। तो ये इसको मिलाकर क्या कहते हैं, बक्ट्रेट कहते हैं। ये भी प्रोमेट्रिक में क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, दो तरह से पूछ सकता है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बक्ट्रेट किसका सिम्टम है, तो बक्ट्रेट कार्डिक टेम्पोनेंट का सिम्टम है। दूसरा ये पूछ सकता है, आपको तीन कंडीशन दे दी, जुगुलार हाइपोटेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, मफिड हार्ट साउंड, और एक अदर कंडीशन दे दी, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बक्ट्रेट में इंक्लूड नहीं है, तो आपको वो आंसर करना है जो अदर हो, बाकी ये तीन तो इंक्लूड ही है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि चार आपको ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ही बक्ट्रेट का डाला, जैसे हाइपोटेंस मफिड हार्ट साउंड डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए मफिड हार्ट साउंड किस में होती है, बक्ट्रेट में होती है, और बक्ट्रेट किस में होता है, कार्डिक टेम्पोनेंट में होता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन आर्टरी प्रेशर। मीन आर्टरी प्रेशर किसको कहते हैं, मैप जिसको बोलते हैं। बीपी अपन निकालते हैं तो मॉनिटर पे अपन देखते हैं ना कि बीपी लिखा हुआ, उसके बीच में ब्रैकेट में एक छोटा सा वो लिखा हुआ रहता है, रीडिंग लिखी रहती है छोटी सी, उसको कहते हैं मैप, मीन आर्टरी प्रेशर। ये क्या होता है, इज द एवरेज ब्लड प्रेशर एज एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल के दौरान एक पेशेंट का, एक इंडिविजुअल का जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन कहते हैं मैप। नॉर्मल कितना होता है, 70 to 100 mm नॉर्मल होता है इससे मैप। मीन आर्टरी प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है मैप निकालने का, 2 इंटू, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। जैसे अपना नॉर्मल बीपी अपन मानते हैं 120/80, तो मीन कैसे निकालेंगे, 2 इंटू सिस्टोलिक, डायस्टोलिक कितना है 80, 2 इंटू 80 प्लस सिस्टोलिक कितना है 120 डिवाइडेड बाय 3। तो जब 2 को 8 से गुणा करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 160। तो 160 और सिस्टोलिक कितना है 120, तो 160 प्लस 120 ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो 280 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा 93। तो 93 मैप क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि अपने नॉर्मल मैप कितना माना है, 70 to 100 मैप माना है। तो इस तरह इसको निकालते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा मैप अपन निकालते हैं। उसके बाद मैप ऑफ द अबाउट इज 60 इज नेसेसरी टू परफ्यूज द कोरोनरी आर्टरी, किडनी और ब्रेन। किडनी और ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मैप का 60 होना जरूरी है। अगर मैप 60 से नीचे है तो इसका मतलब ऑर्गन्स, जो जो मेन ऑर्गन्स है वो कॉम्प्रोमाइज है, क्या, तो उसके लिए कोई आइनोट्रोप ट्रेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेन मेन मीप टारगेट होता है मैप का कि मेन 60 तो होना ही चाहिए एवरेज। ठीक है, नॉर्मल अपन 70 to 100 मांग रहे हैं, लेकिन 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। 60 से नीचे इसका मतलब जो मेन ऑर्गन्स है वो कॉम्प्रोमाइज। ये आज की क्लास है इन टॉपिक की जो आपको मैंने पढ़ाया। के बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।